हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अपनी आज की वीडियो रहेगी राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान के अपवाह तंत्र में हम पढ़ेंगे अरब सागर का अपवाह तंत्र। अपने राजस्थान में मेनली 3 प्रकार का अपवाह तंत्र है। पहला हो जाएगा अरब सागर का अपवाह तंत्र, फिर दूसरा अपना आंतरिक अपवाह तंत्र, और फिर आ जाएगा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का मतलब ये है कि अरब सागर के अपवाह तंत्र का मतलब ये है कि राजस्थान से निकलने वाली वे नदियाँ जो अपना जल जाकर अरब सागर में गिरती है या अरब सागर में डालती है, वो तो आ जाती है अरब सागर का अपवाह तंत्र। फिर अपन बोले आंतरिक क्या होता है। आंतरिक होता है कि राजस्थान से निकलने वाली नदियाँ वो राजस्थान के अंदर ही लुप्त हो जाती हैं, कहीं मरुस्थल में लुप्त हो जाती है या फिर कोई झील में जाकर गिर जाती है, तो वो हो जाएगा आंतरिक अपवाह तंत्र। फिर अपना आता है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, यानी राजस्थान की भी नदियाँ जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाके गिराती हैं, वो हो जाएगा अपना बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो ये हम तीनों अपवाह तंत्र पढ़ेंगे बारी बारी करके। और अपना पहला अपवाह तंत्र रहेगा अरब सागर का अपवाह तंत्र। और इसमें अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं या जिनका जल अरब सागर में जाके गिरता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। तो यहाँ पे अपना हेडिंग डाल लेते हैं, राजस्थान का अपवाह तंत्र के प्रकार। राजस्थान के अपवाह तंत्र के प्रकार। अब राजस्थान के अपवाह तंत्र के प्रकार की बात करें तो मैंने आपको बताया था 3 प्रकार हैं, जिसमें से पहला हो जाएगा अरब सागर। अरब सागर का अपवाह तंत्र। फिर अपन बात करते हैं दूसरा क्या था, आंतरिक अपवाह तंत्र। दूसरा अपना हो जाएगा आंतरिक अपवाह तंत्र। और फिर तीसरा अपना हो जाएगा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अब ये तीनों अपवाह तंत्र तो हो गए। अब अपन बात करते हैं इनके प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत से अपना मतलब हो जाएगा कि कितना प्रतिशत जल अरब सागर में गिरता है, कितना अपने आंतरिक में रह जाता है और कितना अपवाह तंत्र अपने बंगाल खाड़ी में। तो अरब सागर की बात करें तो ये अपने आता है 16% भाग पर अरब सागर का अपवाह तंत्र आता है। फिर आंतरिक अपवाह तंत्र सबसे ज़्यादा है, अपना 60% भाग पर आंतरिक अपवाह तंत्र है और 24% भाग पर बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। ठीक है, ये हो जाएगा अपना। फिर अपन बात करते हैं कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र को डिफरेंशिएट करें तो वो देखते हैं कि ये अपना हो गया राजस्थान का मैप। ठीक है, और अपने राजस्थान के मैप के इधर अपना आ जाता है गुजरात वाला और फिर इधर आ जाता है अपना अरब सागर। यानी जो नदियाँ राजस्थान से अपना जल अरब सागर में डालती हैं वो अरब सागर में हो जाएंगी, और जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में डालती हैं वो हो जाएंगे बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ठीक है, ये सब अपन पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा अरब सागर का अपवाह तंत्र। अब बात करते हैं अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरब सागर का अपवाह। अरब सागर के अपवाह तंत्र की बात करें तो इसके 2 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? इसमें सबसे पहले तो हो जाएगा कच्छ का रण। सबसे पहले हो जाएगा कच्छ का रण। फिर दूसरे अपवाह तंत्र की बात करें तो दूसरा अपवाह तंत्र हो जाएगा इसमें खंबात की खाड़ी का अपवाह तंत्र। खंबात की खाड़ी, यानी अरब सागर में भी 2 प्रकार के अपवाह तंत्र हैं। अपना कच्छ का रण वाली जो नदियाँ अपना जल कच्छ के रण में गिराती हैं और जो नदियाँ अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती हैं। अब अपन बात करते हैं कि कच्छ के रण में कौन कौन सी नदियाँ अपना जल गिराती हैं। तो कच्छ के रण की अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो ये अपना हो जाएगा, इसमें पहली नदी हो जाएगी, यानी यहाँ पे लिख लेते हैं कच्छ के रण में गिरने वाली नदियाँ। में गिरने वाली नदियाँ, इन नदियों की बात करते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ कच्छ के रण में गिरती हैं। तो पहली हो जाएगी अपनी लूनी नदी। ठीक है, और दूसरी नदी हो जाएगी पश्चिमी बनास नदी। ये हो गई अपनी पश्चिमी बनास। ये 2 नदियाँ कच्छ के रण में जाकर अपना जल गिराती हैं। फिर अपन तीसरे की बात करें, यानी खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ में गिरने वाली
नदियाँ, इन नदियों की अपन बात करते हैं। तो ये नदियाँ हो जाएगी, पहली तो हो जाएगी यहाँ पे साबरमती, साबरमती नदी। और दूसरी नदी की बात करते हैं तो ये अपनी हो जाएगी माही नदी। ये 4 नदियां हैं, ये अपने को याद रखनी है कि कच्छ के रण में कौन सी गिरती है, लूनी और पश्चिमी बनास, खंभाती खाड़ी में साबरमती और माही। और इन चारों का मिला के ये कौन से तंत्र का भाग है, ये अरब सागर के अपोह तंत्र का भाग है। अगर अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि अरब सागर के अपोह तंत्र के भाग में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, तो लूनी नदी, पश्चिमी बनास नदी, साबरमती नदी और माही नदी, इन चारों नदियों के बारे में अपन अब डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लूनी नदी की। सबसे अपन पहले बात करेंगे लूनी नदी। लूनी नदी, लूनी नदी से अपन बात करते हैं, यहाँ से बात करते हैं कि इसका उद्गम, बात करें कि लूनी नदी यानी इसका उद्गम नागपाड़ से होता है। इसका उद्गम नागपाड़, जो अपने अजमेर में स्थित है, नागपाड़ अजमेर से होता है। ठीक है, सबसे पहले तो यही लिख लेते हैं। फिर अपन इसके अंदर अगले पॉइंट की बात करते हैं कि भाई अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, तो इसमें अगला पॉइंट अपन लिखेंगे कि यह नदी अजमेर में साकरी दोआब का निर्माण करती है। यह नदी अजमेर में साकरी दोआब का निर्माण करती है। अब अपन बात करते हैं कि दोआब क्या होता है। दोआब होता है जैसे दो नदियाँ और दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है वो कहलाता है दोआब। ठीक है, यानी ये दो नदियाँ हो गई, इन दो नदियों के बीच की भूमि कहलाती है दोआब। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। फिर अपन बात करते हैं कि इसके अंदर इस नदी का उद्गम 2 जलधाराओं से होता है। यहाँ पे लिखते हैं कि इस नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम 2 जलधाराओं से होता है। अब वो 2 जलधाराएं कौन कौन सी हैं, तो इसमें से पहले लिखते हैं 2 जलधाराएं। इसमें अपन पहला लिखेंगे सागरमती और दूसरी अपनी हो जाएगी सरस्वती। ठीक है, ये 3 बातें अपने को याद रखनी है कि सबसे पहले लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, नागपाड़ अजमेर से होता है। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। और ये नदी अजमेर में साकरी दोआब का निर्माण करती है। क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है आज तक, लेकिन बाई चांस पूछ भी ले कि साकरी दोआब का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो लूनी नदी करती है। और साकरी दोआब कहाँ स्थित है, अजमेर के अंदर स्थित है। और कौन कौन सी दो नदी जल धाराओं से होता है, यहाँ पे आ जाएगा नदी। तो कौन कौन सी नदी जल धाराओं से होता है, पहला हो जाएगा सागरमती और दूसरा अपनी नदी हो जाएगी सरस्वती। फिर अपन बात करते हैं कि अजमेर से तो निकल जाती है, फिर कौन कौन से जिलों से बहकर जाती है, वो बात भी अपने को लिखनी है। तो वो अभी लिखते हैं यहाँ पे कि अजमेर से निकलकर, अजमेर से निकलकर जो अजमेर से निकलकर नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर जिलों में प्रवाहित होते हुए, जिलों से होकर गुजरात राज्य, गुजरात के कच्छ के रण में, कच्छ के रण में जाकर गिरती है। ये बात अपने को याद रखनी है कि अजमेर से तो उद्गम होता है, फिर अजमेर से नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालोर से होकर गुजरात के कच्छ के रण में जाकर गिरती है। ये अपनी होगी लूनी नदी। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट है, वो भी अपने को याद रखने हैं कि कौन कौन से फैक्ट है, तो वो अपन लिखते हैं। तो यहाँ पे अपना पहला पॉइंट डाल लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कि यह नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। यह नदी पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है।
ये बात अपने को याद रखनी है कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आ जाएगी अपनी लूनी नदी। इसकी लंबाई कितनी है, अगर अपन इसकी लंबाई की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 495 किलोमीटर। ठीक है, ये बात अपने को याद रखनी है कि पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो लूनी नदी, और इसकी लंबाई हो जाएगी 495। और इस नदी की बात करते हैं कि इस नदी की राजस्थान में लंबाई, तो अकेले राजस्थान में इसकी लंबाई हो जाएगी 330 किलोमीटर। ये तो हो गई इसकी टोटल लंबाई, यानी अजमेर से निकल के कच्छ के रण तक इसकी होगी टोटल लंबाई। और अकेले राजस्थान की बात करें तो अकेले राजस्थान में इसकी लंबाई है 330 किलोमीटर। ठीक है, अब अगली बात करते हैं, अपन अगला पॉइंट डालते हैं कि यह नदी सर्पिलाकार रूप में बहती है। यह नदी सर्पिलाकार रूप में बहती है। अब सर्पिलाकार कैसा होता है, सर्पिलाकार की बात करें यानी सर्पी सर्प और आकार यानी सर्पिल यानी सर्प के जैसा आकार, यानी कुछ ऐसे ये नदी बहती है अजमेर से निकल के कच्छ के रण में, यानी जो सांप होता है सर्पिलाकार में बहती है। फिर अपन अगला पॉइंट लिखते हैं इसी के अंदर कि यह नदी रंगाई छपाई के उद्योग की वजह से प्रदूषित है। यह नदी रंगाई छपाई उद्योग की वजह से प्रदूषित है। ये भी चीज अपने को याद रखनी है कि वजह से प्रदूषित है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं, अगला पॉइंट डालते हैं, अगला पॉइंट लिखते हैं कि यह नदी के इस नदी के बहाव क्षेत्र को गोडवार प्रदेश कहते हैं। इस नदी के बहाव क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं, ये चीज अपने को याद रखनी है, गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गोडवाड़ प्रदेश कौन सी नदी के बहाव क्षेत्र को कहते हैं, तो ये अपनी हो जाएगी लूनी नदी। और ये लूनी नदी रंगाई छपाई के उद्योग के कारण प्रदूषित है और इसका आकार कौन सा हो जाएगा, सर्पिलाकार। इस नदी की राजस्थान में लंबाई 330 किलोमीटर और टोटल लंबाई की बात करें 495 किलोमीटर, और ये नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये मेन बातें हैं अपने को याद रखनी है और बहुत ही अच्छे तरीके से सबको याद भी रह जाएंगे। फिर अपन अगला बात करते हैं, एक जो बहुत ही मेन या इम्पोर्टेंट अगर अपन लाइन की बात करें वो अभी लिखने जा रहे हैं कि इस नदी का जल अजमेर से बालोतरा तक, इस नदी का जल अजमेर से बालोतरा तक मीठा और बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि किस नदी का जल बालोतरा तक तो मीठा होता है और बालोतरा के बाद खारा हो जाता है, और क्यों हो जाता है उसका एक रीजन है। क्या रीजन है वो भी बताते हैं कि बालोतरा तक तो मरुस्थलीय क्षेत्र नहीं आता है, लेकिन बालोतरा के बाद मरुस्थलीय क्षेत्र की शुरुआत हो जाती है और उस मरुस्थलीय क्षेत्र के कारण जो उसके लवण होते हैं वो लवण इस नदी के पानी में घुल जाते हैं, जिसकी वजह से ये पानी खारा हो जाता है। अब कैसे घुल जाते हैं उसका एक नियम है, नियम हो जाएगा केशिकत्व का नियम। अब केशिकत्व का नियम क्या होता है, वो नियम होता है जैसे अपन ने बचपन में बहुत पढ़ा है, एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे। जैसे अपना जो तौलिया है, अगर उस तौलिए को आधा बाल्टी में लटका देते हैं पानी से भरी में और आधा बाहर लटका देते हैं, तो उस केशिकत्व के नियम की वजह से जो पूरा तौलिया अपना गीला हो जाता है। अपन शरीर कैसे सूखता है, केशिकत्व के नियम की वजह से अपन अपना शरीर पोंछते हैं तौलिए से तो वो सूख जाता है। यानी जो जमीन के अंदर से रिसाव होता है ऊपर की तरफ
उसकी वजह से इसका जल बालोतरा के बाद खारा हो जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र में आने के बाद। ये एक इसका मेन रीजन हो गया खारा होने का। अब अपन अगली बात करते हैं। इसी के अंदर छोटी छोटी बातें हैं, वो याद रखनी है, ज़्यादा लंबी बातें नहीं है। फिर अपन बात करते हैं कि कालिदास ने इस नदी को अनंत सलीला कहा। अनंत सलीला कहा था। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है अगर एग्जामिनर पूछ भी ले कि कालिदास ने किस नदी को अनंत सलीला कहा था, तो अपनी हो जाएगी लूनी नदी। फिर अपन बात करते हैं कि जोधपुर में इस नदी पर जसवंत सागर बांध बना है। जसवंत सागर बांध जोधपुर में है और कहाँ पर बना है? लूनी नदी के ऊपर। फिर अब इसकी बात करते हैं कि लूनी नदी की सहायक नदियां। आ जाएंगे लूनी नदी की सहायक नदियां। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जो अपना जल लूनी नदी में गिराती हैं? तो सहायक नदियों की अपन बात करते हैं। तो सहायक नदियां लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हो जाएगी जोजड़ी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। जोजड़ी, लीलड़ी, और मैप में एकदम अच्छे से बताऊंगा आपको कौन सी नदी कहाँ पर है। पहले अपन थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। गुहिया, मीठड़ी, फिर अपनी हो जाएगी बांडी, सूकड़ी, फिर अपनी हो जाएगी जवाई, खारी और सागी। ये लूनी नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी है? जोजड़ी, गुहिया, बांडी, सूकड़ी, जवाई, लीलड़ी, मीठड़ी, खारी और सागी। ठीक है, ये अपनी हो गई कुछ सहायक नदियां। अब अपन मैप में देख लेते हैं एक बार। ये अपनी लूनी नदी है, ठीक है। और भाई ये देखो, ये नागपाड़ अजमेर से निकल रही है और इसका सर्पिला आकार है और ये जाके कच्छ के रण में जाकर गिर रही है। फिर अपन बात करते हैं कि इसके सहायक नदियों की कौन कौन सी है। ये जोजड़ी नदी हो गई, और ये अपनी मीठड़ी नदी हो गई, ये सूकड़ी नदी हो गई, बांडी नदी हो गई। फिर अपन बात करते हैं कि सागी हो गई, खारी हो गई, जवाई हो गई। ये सारी नदियां हैं इसकी सहायक नदियां हो गई। आप देख लीजिए, ये अपने बाड़मेर से जिला हो गया, ये जालोर हो गया, पाली, अजमेर, नागौर, जोधपुर, यानी नागौर से जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर से होते हुए कच्छ के रण में जाके गिर जाती है। और ये देखो जसवंत सागर बांध है लूनी नदी के ऊपर, और ये जिला हो जाएगा जोधपुर, यानी यहाँ पर। फिर अपन बात करते हैं जवाई बांध, जवाई नदी पर बना हुआ है, ये अपने हो जाएगा पाली नदी में। ये रहा पाली नदी, ये पाली रहा, और ये रही जवाई नदी। फिर अपन बात करते हैं कि बांकली बांध सुकड़ी नदी पर बना है, और ये है जालोर में। ये रहा अपना जालोर, ठीक है। ये सब इसका अपवाद तंत्र हो गया। आप एक बार वीडियो का रोक के अच्छे से देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि जो इनकी सहायक नदियां हैं, इन नदियों को भी अपन बात करते हैं धीरे धीरे कि कौन कौन सी नदियां हैं। उसके बाद अपन दूसरी नदी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन डालते हैं यहाँ पर जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी के बारे में बात करें तो इस नदी का उद्गम नागौर के पोडलू गांव से होता है। तो यहाँ पे अपन सीधा लिखते हैं उद्गम नागौर के पोडलू गांव से। फिर अपन इसका और बात करें कि यह नदी जोधपुर में लूनी नदी से मिलती है, कि यह जोधपुर में लूनी नदी से मिलती है।
लूनी नदी से मिलती है। ये भी अपने को याद रखनी है, इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं, बस अपने को ये चीज़ें याद रखनी है। आप कैसे भी याद रख सकते हैं, आप अपनी ट्रिक बनाइए या वैसे रट्टा मारिए। अगर किसी को समझ में भी आ जाए या कोई समझ के भी याद करना चाहता है तो समझ के भी याद कर सकता है। ठीक है, ये अपनी हो गई जोजड़ी नदी की उद्गम होता है इसका नागौर के पोडलू गांव से और जोधपुर में ये लूनी नदी से मिलती है। फिर अपन बात करें कि यह लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो लूनी नदी के दाईं ओर से मिलती है। ठीक है, कि यह लूनी नदी लूनी की एकमात्र सहायक नदी है, एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। बाईं नहीं हो गया, ये दाईं हो जाएगा यहाँ पे, जो दाईं ओर से मिलती है। कैसे मिलती है ये देखो, यहाँ पे ये आपको अपनी जोजड़ी नदी हो गई और ये अपनी नागौर से लूनी नदी यहाँ से निकल ही रही है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी नदी है जो दाईं ओर से मिल रही है। बाकी सारी नदियाँ यहाँ बाईं ओर से मिल रही है। ये अपन लिख देते हैं यहाँ पे दाईं ओर और यहाँ पे लिख देते हैं बाईं ओर। बाकी सारी नदियाँ बाईं ओर से मिल रही हैं और ये अकेली जोजड़ी नदी दाईं ओर से मिल रही है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि लूनी नदी की कौन सी सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है, तो ये अपनी हो जाएगी जोजड़ी नदी। और ये देखो, ये नागौर के पोंडलू गांव से उद्गम होता है इसका और ये जोधपुर में आके मिलती है। ठीक है, ये अपनी यहाँ तक हो गई कंप्लीट पूरी। ये जोधपुर में यहाँ तक मिलती है और कहाँ पे मिलती है, ये ददिया नामक स्थान है, और ददिया नामक स्थान पर लूनी नदी में मिल जाती है। यहाँ तक अपन का कंप्लीट हो गया। फिर अपन बात करते हैं बांडी नदी की। अगली अपनी नदी हो जाएगी बांडी नदी। बांडी नदी की अपन बात करें तो बांडी नदी का उद्गम होता है कि यह नदी पाली के हेमावास से निकलकर जोधपुर में लूनी में मिलती है। यानी इसका उद्गम की बात कर लें तो उद्गम हो जाएगा हेमावास पाली, यानी पाली के हेमावास से निकलकर जोधपुर में लूनी में मिलती है। उद्गम हेमावास पाली से और जोधपुर में लूनी में मिलती है, लूनी में मिलती है। ठीक है, ये चीज़ अपने को याद रखनी है। फिर अपन इसमें बात करें, क्या बात करनी है कि इस नदी पर हेमावास बांध बना हुआ है। इस नदी पर हेमावास बांध बना हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, अगला पॉइंट हो जाएगा कि यह राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है। यह राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है। ये चीज़ अपने को याद रखनी है कि राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो ये अपनी हो जाएगी बांडी नदी। मैप में देखें तो ये देखो बांडी नदी हो गई, यहाँ से पाली से निकलती है और ये जाकर यहाँ पे जोधपुर में जाकर मिल जाती है। अब अगला अपन लिखते हैं, अगली नदी लिखेंगे। अगली नदी हो जाएगी सुकड़ी नदी। अगली नदी अपनी हो जाएगी सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी की अपन बात करें तो सुकड़ी नदी का उद्गम होता है, इसके उद्गम लिखते हैं कि सुकड़ी नदी का उद्गम कहाँ होता है। तो इसका उद्गम होता है पाली की सोजत पहाड़ी से। इसका उद्गम होता है पाली जिले की सोजत की पहाड़ी से, सोजत की पहाड़ी से। ठीक है, पाली जिले की सोजत की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। फिर अपन बात करें कि इस नदी पर जालोर जिले में, यानी इस नदी पर जालोर में बाकली बांध बना हुआ है। इस नदी पर जालोर जिले में
बाकली बांध बना हुआ है। ये मैंने आपको उस मैप में भी बताया था कि बाकली बांध कौन सी नदी पर है और कौन से जिले के अंदर। इस नदी पर जालोर जिले में बाकली बांध बना हुआ है। कौन सी नदी पर? सुकड़ी नदी पर। फिर इसमें अपन अगला पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा कि जालोर जिला इसी नदी के तट पर स्थित है। जालोर इसी नदी के तट पर स्थित है। इसी नदी के तट पर स्थित है। बाई चांस अगर क्वेश्चन पूछ ले। और यह बाड़मेर में लूनी से मिलती है। बाड़मेर में लूनी से मिलती है। ये चीज़ भी अपने को इसमें याद रखनी है कि सुकड़ी नदी का उद्गम होता है पाली जिले के सोजत की पहाड़ी से। फिर अपन बात करेंगे कि नदी पर जालोर जिले में बाकली बांध बना हुआ है और जालोर इसी नदी के तट पर स्थित है और यह बाड़मेर में लूनी से मिलती है। तो ये अपना हो गया बाड़मेर। और देखो ये रहा बाकली बांध बना हुआ है सुकड़ी नदी पर जालोर जिले के अंदर। ठीक है। और कौन सी नदी पढ़ रहे थे अपन? सुकड़ी नदी। ये अपनी सुकड़ी नदी रही यहाँ पे। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। और ये बाड़मेर में जाकर इससे लूनी नदी से मिल रही है। अब अपनी अगली नदी लिखते हैं। अगली नदी हो जाएगी जवाई नदी। और जवाई नदी से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जवाई बांध का पूछा गया है और जवाई का उद्गम भी पूछा गया है, कहाँ से निकलता है। तो इसका उद्गम लिखते हैं पाली की तहसील के गोरवा गांव से। तो अपन इसका उद्गम लिखते हैं पहले। तो जवाई नदी का उद्गम होता है पाली की बाली तहसील, पाली की बाली तहसील के गोरवा गांव से। पाली की बाली तहसील के गोरवा गांव से इसका उद्गम होता है। फिर अपन बात करें कि यह नदी भी बाड़मेर में लूनी में मिलती है। बाड़मेर में लूनी में मिलती है। ठीक है। ये चीज़ भी अपने को याद रखनी है कि इसका उद्गम होगा पाली की बाली तहसील के गोरवा गांव से। याद रखना है। जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पाली जिले से। सीधा सीधा एग्जाम पूछा जाएगा। बाली तहसील या गोरवा गांव ये नहीं आएगा। आएगा तो सीधा गोरवा गांव मिलेगा या आपको पाली जिला मिलेगा। और बाड़मेर में ही लूनी से मिलती है। फिर अपन अगला बात करें इसी के अंदर। अगला पॉइंट हो जाएगा कि इस नदी पर पाली में जवाई बांध बना हुआ है। इस नदी पर पाली में जवाई बांध बना हुआ है। ये चीज़ भी अपने को याद रखनी है कि इसी नदी पर पाली जिले में जवाई बांध बना हुआ है। फिर अपन अगला बात करते हैं कि यह नदी पाली व सिरोही, यह नदी पाली प्लस सिरोही के बीच सीमा बनाती है। के बीच सीमा बनाती है। यानी पाली जिला हो गया, सिरोही जिला हो गया, उन दोनों के मध्य ये नदी गुजरती है और इन दोनों के मध्य सीमा का काम करती है। फिर अपन बात करते हैं कि इसकी सहायक नदी, जवाई की सहायक नदी, इसकी सहायक नदी हो जाएगी खारी। और मैपिंग मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि खारी नदी कौन सी है। और खारी नदी की बात करें, खारी नदी होगी। और खारी नदी का उद्गम, इसका उद्गम की बात करते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है इस खारी नदी का। तो खारी नदी का उद्गम होता है, इसका उद्गम होता है कि सिरोही जिले के शेर गांव से निकलकर, कहते हैं कि सिरोही जिले के शेर गांव, सिरोही जिले के शेर गांव से, सिरोही जिले के शेर गांव से इसका उद्गम होता है। और यह जालोर जिले के साइला गांव में, इसी की बात करते हैं। यह जालोर में जवाई नदी में मिल जाती है। जालोर में
जवाई नदी में मिल जाती है। ये चीज़ भी अपने को याद रखनी है। खारी नदी में ही जवाई नदी में ही मैंने आपको बता दिया है कि पाली जिले में जवाई बांध बना हुआ है जवाई नदी के ऊपर, और जवाई नदी पाली और सिरोही के बीच की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदी हो जाएगी खारी। खारी नदी का उद्गम होता है सिरोही जिले के शेर गांव से, और खारी नदी जालोर में जवाई नदी में मिल जाती है। फिर अपन बात करते हैं इसी में एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि जवाई नदी में, ये याद रखने बात है, जवाई नदी में जलापूर्ति हेतु यानी जल की आपूर्ति के लिए, जलापूर्ति हेतु सेई नदी का जल सुरंग बनाकर, सेई नदी का जल सुरंग बनाकर पहुंचाया जा रहा है। ये चीज़ अपने को याद रखनी है कि जवाई नदी में जलापूर्ति हेतु सेई नदी का पानी जल सुरंग बनाकर पहुंचाया जा रहा है। और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जवाई नदी में जलापूर्ति कहाँ से हो रही है, सेई नदी से हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, कि जल सुरंग बनाकर जवाई नदी में जलापूर्ति की जा रही है सेई नदी के माध्यम से। फिर अपन इसी में ही अगला कुछ बात करते हैं। खारी नदी की हो गई, अब बात करेंगे अपन सागी नदी की। 2-3 नदियाँ और बची हैं, इसी की कुछ सहायक नदियाँ हैं। अब बात करते हैं सागी नदी की। ये सब लूनी की सहायक नदियाँ पढ़ रहे हैं अपन। सागी नदी की बात करें जालोर जिले के जसवंतपुरा पहाड़ी से, तो यह जालोर के जसवंतपुरा पहाड़ी से निकलकर बाड़मेर के गाधव गांव में लूनी में मिल जाती है, लूनी में मिल जाती है। ये चीज़ अपने को याद रखनी है, बस इसके बारे में इतना ही याद रखना है। सागी नदी के बारे में खाली इतनी ही 2 लाइन याद रखनी है कि जसवंतपुरा पहाड़ी से निकलती है और बाड़मेर में जाकर लूनी नदी से मिल जाती है। फिर अपन बात करते हैं लीलड़ी नदी। ये भी लूनी नदी की सहायक नदी है और एक अरब सागर के अपवा तंत्र का भाग है। यह इसकी बात करें तो यह नदी अजमेर के जवाजा स्थान से निकलकर, जवाजा नामक स्थान से निकलकर बाड़मेर के निम्बोला गांव में लूनी में मिल जाती है। ठीक है, इसके बारे में भी खाली अपने को इतना ही याद रखना है कि यह नदी अजमेर के जवाजा नामक स्थान से निकलकर बाड़मेर के निम्बोला गांव में लूनी में मिल जाती है। फिर अपनी एक और बच गई है सहायक नदी, मीठड़ी नदी। बात करते हैं अपन मीठड़ी नदी की। ये भी लूनी की ही सहायक नदी है। और मीठड़ी नदी की अपन बात करें तो ये हो जाएगी अपनी कि पाली से निकलकर बाड़मेर के, यह पाली से निकलकर बाड़मेर के पवाला गांव में लूनी में मिलती है। बाड़मेर के पवाला गांव में लूनी से मिल जाती है। तो ये अपनी होगी लूनी नदी यहाँ पर कंप्लीट। क्या क्या पढ़ा अपन ने एक बार वापस से देखते हैं कि लूनी नदी है, लूनी नदी का उद्गम होता है नागपाड़ से, और अजमेर में ही ये साकरी दोआब का निर्माण करती है। दोआब होता है 2 नदियों के मध्य की भूमि,
और ये 2 नदी जलधाराओं से मिलकर बनी है। लूनी नदी कौन कौन सी है? सागरमती और अपनी हो जाएगी सरस्वती। फिर आएगा कि यह अजमेर से निकलकर नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, गुजरात और जालोर से प्रभावित होकर कच्छ के रण में गिर जाती है। यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इस नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। फिर अपन बात करें कि राजस्थान में लंबाई 330 किलोमीटर सर्पिलाकार रूप में बहती है और ये नदी रंगाई छपाई के उद्योग की वजह से प्रसिद्ध है। इस नदी के बहाव क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं और इस नदी का जल बालोतरा तक तो मीठा होता है, लेकिन बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। फिर अपन बात करेंगे, कालिदास ने इस नदी को अंतः सलीला कहा था और जोधपुर में इसी नदी पर जसवंत सागर बांध बना हुआ है। जसवंत सागर बांध जोधपुर में है और ये लूनी नदी पर बना हुआ है। ये लूनी नदी की सहायक नदियां हो जाएंगी जोजड़ी, गुहिया, बांडी, सुकड़ी, जवाई, लीलड़ी, मीठड़ी, खारी, सागी। ये लूनी नदी का अपवाह तंत्र है, एक बार आप देख लेना, इसको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये जोजड़ी नदी है। जोजड़ी नदी का उद्गम होता है नागौर के पोडलू गांव से और ये लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। फिर हो जाएगा बांडी नदी। बांडी नदी पर हेमावास पाली है जो जोधपुर में लूनी में मिलती है और यह राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है और इस नदी पर हेमावास बांध बना हुआ है और हेमावास बांध बांडी नदी पर और पाली जिले के अंदर है। फिर सुकड़ी नदी हो जाएगी, सोजत की पहाड़ी से निकलती है। जवाई नदी पाली से निकलती है, गोरवा गांव से। और फिर अपनी हो जाएगी इस जो जवाई नदी है इसकी जलापूर्ति हो रही है सई नदी के माध्यम से जो जल सुरंग बनाकर की जा रही है। फिर सागी नदी हो जाएगी कि जसवंतपुरा पहाड़ी से निकलती है। लीलड़ी नदी हो जाएगी जवाजा नामक स्थान से और मीठड़ी नदी हो जाएगी पाली से निकलकर ये पवाला गांव में लूनी में मिल जाती है, यानी बाढ़ में। तो ये अपना लूनी का रखते हैं, अपन इतना ही रखेंगे, ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी नहीं तो। और ये अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।